नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बातचीत में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उन्नाव जनपद के युवा नेता, प्रवक्ता भी हैं और छत्तीस वर्ग से हैं। इसलिए आज उनसे वार्ता करना चाहेंगे और अभी कुछ दिन पूर्व उनको एक क्षत्रिय संगठन में बड़े पद से नवाजा गया है, जिसको लेकर के आज उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। राजनीति से लेकर के अपराध कानून व्यवस्था से लेकर के संगठन तक की हमारी उनसे वार्ता होगी। अब आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ में है उन्नाव जनपद के युवा नेता अनिरुद्ध सिंह चंदेल। चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दानू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने चैनल पे हमारा साक्षात्कार ले रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपको क्षत्रिय महासभा एक संगठन है जिसमें आपको उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष से नवाजा गया है। जी धन्यवाद। हाँ, एक ये संगठन है जो समाज के लिए अलग विभिन्न तरीकों से काम करता है। इस पर हमारे आवागढ़ के राजा साहब हैं अमरीश प्रताप सिंह जी, उनका अनुमोदन था, उनका आशीर्वाद मिला और उन्होंने कहा कि समाज के लिए और समाज में जो कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं राजनीतिक साथ साथ उसको भी करिए, और उससे उन्होंने जोड़ा है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। तो हम जानना चाहेंगे, आप दिल्ली में रहते थे, आप इस बचपन से वही रहे हैं। अचानक कुछ साल पहले, करीब 8-10 साल पहले, आपने उन्नाव जनपद की राजनीति में एक धमाकेदार एंट्री की थी, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज और लुक भी एक फिल्मी तरह का लगता था, तो लोगों में एक चहेता चेहरा था। क्योंकि उस समय अगर हम खूबसूरती की बात करें तो उस समय उन्नाव जनपद राजनीति में हमारी जो पूर्व सांसद कांग्रेस अनंत टंडन जी हैं, उनको भी लोग उसी तरह देखते थे और आपको भी लोग उसी तरह लोग देखते थे। तो आप जब उन्नाव जनपद राजनीति में क्यों आ गए आप? राजनीति का जो उस दौर चल रहा था वो परिवेश बहुत ही अलग था और ऐसा एक माहौल था उस समय कि हर तरफ एक लाइक कह सकते हैं कि लगता था कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिस जनपद से आता हूँ, जिस ग्राम सभा से आता हूँ, जिस गांव से हूँ, जहाँ जन्मा हूँ, मैं कई सार्वजनिक संस्थाओं से जुड़ा था, उस पर मैं कार्य करता था। मुझे अचानक ऐसा लगा कि कुछ ना कार्य अपने उन्नाव जिले के लिए किया जाए, गाँव के लिए किया जाए, और वही एक ऐसी चीज थी जो मुझे मोड़ के एक बिजनेस में जो जुड़ा था, उसके साथ साथ में सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक क्षेत्र में आ गया और उन्नाव में काम करने लगा। बिल्कुल। आपने उन्नाव की बात कही तो उन्नाव एक वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। इतिहास के सुनहरे पन्नों में बहुत सुनहरे शब्दों से लिखा गया, यहाँ पे साहित्यकारी धरती है, महर्षि वाल्मीकि तपोभूमि है, माता सीता के सरोवर स्थली है। तो कुछ महाराज जो अश्वमेध जो हुआ था उसको भी इसी क्षेत्र में पकड़ा है। आपके क्षेत्र है, आपके चक्रवंशी और ये बरमौला परियर एक क्षेत्र में पड़ता है। उसके बावजूद में भी अब कुछ समय से अपराध को लेकर के उन्नाव का नाम इस तरह से अपमानित हुआ है, धूमिल हुआ है, ये कहने इतना बदनाम हुआ है कि उन्नाव का लोग नाम लेते ही किसी जाकर परिचय देते हैं कि भैया उन्नाव से, तो कहते वही बलात्कारी उन्नाव। इस तरह से उन्नाव को उपाधि मिल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का और मेरे जिले का कि जिस तरीके से उन्नाव का नाम किन्हीं कारणों से बदनाम हुआ है। और उन्नाव नो डाउट उन्नाव साहित्यिक की धरती है। उन्नाव तलवार और कलम की धनी मानी जाती है। और जहां पर मेरा गांव है, मैं भानु जी बताना चाहूंगा कि आपको ये गांव, हमारे गांव का नाम है बन भौला, और इसी की थोड़ी 5 किलोमीटर दूरी पे है जानकी कुंड। वहां पे जानकी जी जहाँ समाई थी, ये पूरा राम जी और सीता जी का वनवास जो था वो यहाँ गुजरा था। तो जो बन भोला पड़ा है, यहीं पर लव कुश अपना घोड़ा भूले थे, ऐसा हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं बताते हैं, जो पन्नों में लिखा है। और यहीं से तब उसका नाम बन भोला पड़ा था। आगे पावा है, तो पावा में कहते हैं यहाँ पाया था उस घोड़े को, एक घोड़े को पाया गया था, तो उसका नाम पावा पड़ा, ऐसा बताते हैं। हम लोगों के पास कोई, हाँ, तो हम लोग इस धरती पे जन्म लिया है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं जहाँ जन्मे। बट इन्हीं कारणों से हमारे जिले का नाम अब खराब भी हुआ है। तो कारण बहुत सारे हैं, अकेले नहीं कह सकते, कुछ सच हैं, कुछ झूठे हैं, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। अब हम लोगों का, चाहे वो सोना खुदाई का हो, जब आप कहते हैं तब उनके उन्नाव तो कहता अच्छा उस जहाँ सोना निकला था, निकलने वाला था, हाँ सोना निकलने वाला था। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उन्नाव को आपको प्रोत्साहित भी करती है और कहीं कहीं मायूस भी करती है। हम अगर कहना चाहें कि साहित्य की नगरी जनपद उन्नाव, माँ सीता की संवर स्थली, महर्षि वाल्मीकि जो रामायण की रचना करी उन्होंने, इसी आपके क्षेत्र से यहाँ पर कहीं 4-5 किलोमीटर दूरी है पर यह बिठूर, जहाँ जानकी कुंड धाम कहा जाता है, तो वहां पे हुआ। काफी साल के बाद, करीब 500 वर्षों के बाद भगवान राम के घर का निर्माण चल रहा है, इतने संघर्ष के बाद। तो क्या जो साहित्यिक स्थल हमारा है जानकी कुंड धाम परियर है, क्या इस चीज का सौंदर्यीकरण यहाँ नहीं होना चाहिए? और होना चाहिए तो सरकारें क्यों नहीं कर रही? प्रस्ताव कई बार बन चुके हैं, उसके बाद में अब तक सौंदर्यीकरण क्यों नहीं कराया गया? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एक तो लगन,
उन्नाव इतना दोनों, आप मैं कह सकता हूँ कि एक तरफ कानपुर है, एक तरफ लखनऊ है। उन्नाव बीच में दब गया है। उन्नाव को जो एक पहचान मिलनी थी वो नहीं मिल पाती, जबकि इतना राजधानी के सटा हुआ जिला है, इसको जितनी तरक्की मिलनी चाहिए, जितना आगे बढ़ना चाहिए था उसको, तो दोनों तरफ बीच में दब के रह गया है। और कुछ हमारे यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, जो नेता लोग रहे हैं, उन्होंने शायद उन्नाव का भी ध्यान नहीं दिया। आज मैं कहूँ कि उन्नाव की जो खस्ताहाल सड़कें हैं, चाहे पूर्वा मोरावाली रोड हो, चाहे भगवान नगर वाली रोड हो, जो भी रोडें उन्नाव की हैं, सब रोडें में ऐसी हैं, आप चले जाएं तो शाम को घर वापस आ गए, बहुत बड़े भाग्यशाली होंगे आप। तो ये सब उन्नाव क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं। आप ये मानते हैं कि उन्नाव जनपद की राजनीति से बड़े बड़े सितारे निकले, चाहे जनरल दीक्षित जी हमारे स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष हों, या सांसद काशी महाराज जो को दूसरे सांसद हैं, इस तरह से कुलदीप सेंगर आज तो मान लीजिए जेल में है, इस तरह के सितारे यहाँ से निकले, तो आप ये मानते हैं कि उन्होंने सिर्फ वोटों की राजनीति करी है अपने स्वार्थ के, न कि उन्नाव के विकास के? बेशक जो भी कर रहे हैं लोग, उन्होंने बहुत ज्यादा उन्नाव को ध्यान नहीं दिया या करवा नहीं पाए। क्या कारण है ये तो वही लोग जो बता सकते हैं, क्योंकि उन्नाव को जो एक काम होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, उन्नाव का पूरा विकास हो नहीं पाया। हाँ, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे जब यहाँ पर, तो उन्नाव को बहुत सारी चीजें दी थी। चाहे शुक्लागंज की रोड बरसों से खराब पड़ी थी, एक शुक्लागंज से लेकर, और उन्नाव का जो सौंदर्यीकरण था उसको कराया, साइकिल ट्रैक बनाया, उस पर लाइटें, स्ट्रीट लाइट लगवाई थी। बहुत रोडें, जितनी रोडें उन्नाव में बनी है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बनी थी। शुक्लागंज से उन्नाव संजनी वाला मार्ग बना हुआ, जिसको डबल चौड़ीकरण कराया गया, वहाँ पे साइकिल के रास्ता बनाया गया, लेकिन निर्माण होने के कुछ महीने सालों के बाद में लाइटें खराब होने लगी, रोड पर नुकसान होने लगा, तो उसमें भी लोग बताते हैं काफी भ्रष्टाचार किया। नहीं, भ्रष्टाचार तो देखिए हर किसी एक सरकार में होता है, और जो भ्रष्टाचार ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि हम लोग बहुत दूध के धुले हुए थे या हमारी सरकार में, क्योंकि अधिकारी तो वही हैं, काम करने वाले लोग वही हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री, हाँ, चलाने वाले लोग बदल जाते हैं लोग। तो जो मुख्यमंत्री बैठा है वो नहीं देख सकता कि धरातल पे क्या, और अभी अंकुश लगा सकता है, अंकुश लगाया था, मगर सरकार जब बदली तो बीजेपी सरकार की जिम्मेवारी थी कि उसको देख रेख उसको ठीक से किया जाए। वो उन्होंने, लोगों ने क्या, साइकिल ट्रैक अखिलेश यादव जी ने बनाया था बोल के वो तोड़ के फेंक दिया, लोगों ने खंभे गिरा दिए, लोग लाइट उठा ले गए यहाँ से। अब जो लाइटें गिरी पड़ी हैं, कहीं भी वही प्रदर्शन किया था हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र यादव जी ने, और जो समाजवादी पार्टी के कुछ और नेता थे, उन सब लोगों ने एक प्रदर्शन किया है। अभी उस दिन मुकदमा लिख दिया गया है कि भाई, उन्होंने कहा था कि जो सरकार सड़क हमारे अखिलेश यादव जी ने बनवाई थी और जो स्ट्रीट लाइट लगवाई थी, जो सड़क पर साइकिल ट्रैक बनवाया था, उसको कम से कम ना आप बनवाओ तो उतना सौंदर्यीकरण करा के उसको उस हाल में तो रखो कि लोग चलते हैं। उन्नाव जो कानपुर पहुंचने में हमको घंटों लगते थे, आज 20 मिनट में कानपुर पहुंच जाते हैं। अब लगता ही नहीं हम लोग कानपुर जा रहे हैं। तो उसको कम, सरकार की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है, अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि उसको कम से कम हम बरकरार रखें, और जो किया हुआ काम है उसको ठीक से और करते रहें। बिल्कुल। महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, तो योगी सरकार दावे कर रही है महिलाओं के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हकीकत अगर देखी जाए तो बीते कुछ सालों में बीजेपी गवर्नमेंट में ही उन्नाव में ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे थाना बिहार की घटना रही हो, चाहे वो माफीकांड रहा हो, या घटनाएं संबंधित नहीं हो, बेटियों के साथ इस तरह के अपराध हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, उसके बावजूद भी इन पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। तो इसमें क्या कानून व्यवस्था विफल है, या योगी सरकार विफल है, या वाकई में ये घटनाएं जो हो रही हैं इसमें सच्चाई कम झूठ ज्यादा है? देखिए, सच्चाई तो 99% है, घटनाएं तो हो रही हैं, और ये घटनाएं प्रदेश में इस तरह अपराध चरम पर है। तो योगी सरकार, मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कि योगी सरकार का फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट यहाँ तो बेटियों की इज्जत भारतीय जनता पार्टी के ही लूट रहे हैं। तो कई जगह ऐसी जगह हैं, घटनाएं हैं जहां बीजेपी के कोई जिलाध्यक्ष शामिल है, कहीं कोई बड़ा नेता शामिल है। तो बीजेपी का ये चाल चलित चेहरा भी समझ में नहीं आ रहा है, और अपराध योगी जी के हाथ से निकल, जो लगाम है वो निकल चुकी है, क्योंकि प्रशासन पर उनको, अधिकारियों पर, पुलिस के अधिकारियों पर उनका कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी के ही लोग हैं जो बेटों की इज्जत को शर्मसार कर रहे हैं, तार कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि सीधा सीधा आपका टारगेट उन्नाव जनपद के विधायक, पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के ऊपर आपका जा रहा है, जो कि इसी मामले को लेकर के तिहाड़ जेल में, कोर्ट में मामला आया, फिर वहाँ तिहाड़ जेल में बंद हुए हैं। तो क्या मानते हैं आप कि कुलदीप सिंह सेंगर ने इस तरह का अपराध किया? तो देखो, सेंगर जी हमारी पार्टी में नहीं है, और हमारे पहले थे हम पहले हमारी पार्टी में थे, हमारे समय, इस समय हम वो भारतीय जनता पार्टी में है। ये घटना बहुत कई साल पुरानी थी, और जो घटी है इसमें अब सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट का जो जांच कर रही है, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया अपनी दी है, प्रथम दृष्टया उनको दोषी माना है। अब वो किस आधार पर है वो जांच कोर्ट करेगा। हम लोग, मगर मैं पर्सनली पूछूं, अगर मैं पार्टी से हट के बात कर रहा हूं, अगर मैं पर्सनली पूछूं
तो मैं कह सकता हूँ कुलदीप सिंघल सिर्फ बलात्कार नहीं कर सकते। हाँ, हत्या नहीं कर सकते। राजनीतिक षड्यंत्र है वो बीजेपी के लोग ही उनको वहां तक फंसा के वहां तक पहुंचा दिए। बीजेपी के लोग पहुंचे, शासन विपक्ष के आपकी पार्टी के लोग भी आए, कांग्रेस के भी आए, बसपा के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। क्योंकि लोगों को मुद्दे चाहिए होते हैं। जी बिल्कुल, लोग गिराने के लिए ताकि हम दिखाएं। मुद्दे चाहिए होते हैं कि लोग मुद्दे पर आए और उस पर एक उठाकर उसको बात करें। मगर इसके चलते और देखा जाए तो तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर बीजेपी के लोग शामिल हैं, मगर इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं उस पे जो सच है वहां दिखता नहीं है। जहां पे आपको नहीं करना है वहां आप उठा के पूरा तूफान मचाए हुए हैं। तो इस पे सरकार कोई भी रही हो, अपराध तो हर सरकार में हुए हैं, सपा गवर्नमेंट में भी वहाँ पे घटनाएं काफी हुई हैं। लेकिन ये तो बात सही आपने कहा कि अंकुश जो होता है धरातल अपराध को जो पनपता है उसको बढ़ावा देने के वाले नीचे के अधिकारी कर्मचारी कुछ नेता लोग ही होते हैं, लेकिन शर्मसार सरकार के मुखिया बिल्कुल होना पड़ता है भाई। जब मेरी सरकार, हम लोग सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय कोई भी जब घटना घटती थी तो सभी बड़े बड़े चैनल्स जो थे वो लगाकर अखिलेश जी की फोटो और दिखाते थे कि देखिए अखिलेश यादव वर्सेस ये अपराध घट रहा है। आज कहाँ चले गए मीडिया? वही योगी में चल रहा है, वही योगी में हो रहा, मगर योगी की फोटो नहीं लगती। योगी की फोटो किसी की मीडिया की हिम्मत नहीं है। आज आप देखिए मीडिया को इतना डरा दिया है, इतना उसको दबा दिया है कि वो बोलने से कतरा रहा है। वो जानता है कि आज बोलेंगे तो कल हमारे पर भी कहीं तो सीबीआई ग्रेड पड़ जाएगी या मुझे बंद करा दिया जाएगा, या जो उठाना चाहते हैं, आप जैसे जो लोग हैं जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाने की सरकार पूरा काम करती है और दबा देती है उनकी आवाज। कहते हैं कि हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी शादीशुदा नहीं है तो वो जनता की तकलीफ को नहीं समझ, राजा वो है जो शादीशुदा है, परिवार बच्चे हैं, तो वो जनता की तकलीफ को समझता है। तो क्या योगी जी जनता की समस्या, अपने प्रजा की समस्या को नहीं समझ पा रहे? देखिए, नो डाउट योगी जी ईमानदार है, मैं तारीफ करूंगा योगी जी, क्योंकि योगी जी संत हैं और योगी जी ईमानदार, मगर योगी जी की ईमानदारी से सरकार नहीं चलती। योगी जी को उतना काबिल भी होना पड़ेगा, योगी जी को उतना एक सख्त होना भी पड़ेगा कि उनके अधिकारियों पर लगाम नहीं है, उनका अंकुश नहीं है। तो अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। योगी जी ने कहा था कि आप तो प्रदेश छोड़ दो या भाग जाओ, नहीं तो ठोक दिए जाओगे। अब यहाँ तो उल्टा चल रहा है, उन्होंने कहा ठोक दो, तो यहाँ पुलिस को डाकू गुंडा ठोक रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ दोनों ठोको नीति जो थी वो बदमाश पुलिस वालों पे अप्लाई कर रहे हैं, उल्टा इस पे भारी पड़ रहे हैं। और अधिकारी हमारे कुछ इसमें भी पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो बदमाशों से मिले हैं। आप बदमाशों को साठ-गांठ करके रखोगे तो आपका जो डर है, भय है, खत्म हो जाएगा। और जब डर भय खत्म हो गया तो आपको सरकार चलाना क्या, अपराध पे अंकुश लगाना बहुत भारी पड़ जाएगा। और वही हो रहा है, वो यूपी में नहीं हो सकता है कि आने वाले चुनाव 2022 में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी उसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो जिस तरह हालात उत्तर प्रदेश में है, इन्होंने जो राजनीति की है उसे जाति, धर्म और एक दूसरे को लड़ाकर की है। तो अब लोग बहकावे मेरे ख्याल नहीं आएंगे। लोग पछता रहे हैं, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री न बनाकर दोबारा वो पछता रहे हैं। और अब फिर आने वाले 2022 में फिर दोबारा से पुनः आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग सरकार बनाकर फिर प्रदेश को विकास करेंगे। आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या फिर किसी का गठबंधन करेंगे, कांग्रेस से, सपा से गठबंधन करके मैदान में आएंगे या स्वतः सिंगल चुनाव लड़ेंगे? देखिए, उन्होंने भी कई बार ऐसे चैनलों पर इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा हम किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे और छोटे जो दल हैं वो हमारे हम विलय करेंगे और वो जो कर रहे हैं, जो आना चाहेंगे इलेक्शन बहेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इसका नुकसान उनको देखने को पिछले चुनाव मिला कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया तो खाना भुगतना पड़ा, कांग्रेस से किया तो भुगतना पड़ा। अब लगता है इनको क्यों ना छोटे छोटे दलों से मिल करके या हम अपने सिंगल खड़े, क्योंकि जितनी इनकी छवि अकेले सिंगल की थी, अकेले पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, नेताजी के और मुलायम जी के बनाए हुए, उतनी पार्टी का सपोर्ट अन्य पार्टियों से, कांग्रेस से या बसपा से उनको नहीं मिल पाया और इसके अलावा इनको उसका नुकसान भुगतना पड़ा। बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ा। हम लोगों की क्षमता थी, हम लोग हमेशा विपक्ष में आज ही भारी हैं। अकेले कोई भी पार्टी चुनाव लड़े तो आज भी हम सब उनसे ऊपर जाएंगे, हमारी पार्टी ऊपर जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनके चाहने वाले हैं, जो युवा जिस तरह उनको पसंद करते हैं, युवा, बुजुर्ग, महिला जो भी हो, उनकी एक दीवानगी है लोगों की उनके प्रति। तो वो ये हम लोगों ने अब फैसला था, निर्णय लिया गया था, सोच समझकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया होगा, पार्टी ने लिया था। कभी कभी है उल्टा दांव पड़ा, नहीं आए हम लोग, नहीं आए और लोग झांसे में आ गए, क्योंकि बीजेपी वाले लोग झांसा देकर लोगों को गुमराह करके काम करते हैं। उन्होंने गुमराह किया, उन्होंने झांसा दिया और उन्होंने सरकार बनाई। अब उनको उसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो आप, कहा जाता है आप अखिलेश माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके काफी करीबी हैं। तो आने वाले चुनाव में आपने एमएलसी की तैयारी करी और अपने विधायक की तैयारी करी, चुनाव के लिए आपने सांसद की तैयारी करी, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव 2022 में आपकी तैयारी क्या होगा? आप कहाँ से विधायक के चुनाव लड़ेंगे?
देखिए उन्नाव में कहाँ से लड़ेंगे, हम लोग उन्नाव सदर विधानसभा में काम कर रहे थे, पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी क्योंकि 2019 में जब लोकसभा चुनाव था तो मैं लोकसभा का टिकट मांग रहा था, बट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप ये चुनाव आप अभी नहीं लड़ें, हम लोग विधानसभा लड़ें। याद होगा भानु जी, 2012 में मैंने 2008 से लेकर 2012 तक उन्नाव सदर विधानसभा की मैंने तैयारी कर दी। बीजेपी का कोई झंडा लगाने वाला नहीं था तब, उस समय हम लोग मेहनत किया था, उन्नाव में अच्छा खासा पार्टी का एक रुतबा तैयार काम किया था और उसके बाद बीजेपी ने के बड़े आला नेताओं ने कहा था कि आपको चुनाव लड़ाएंगे हम, और हमने अपने जो गाड़ी कमाई थी वो खर्चा करके एक माहौल खड़ा किया था। अचानक 10 दिन पहले मेरा टिकट काट दिया गया, पार्टी ने धोखा दे दिया। तो हमें बीजेपी के लोगों पे भरोसा नहीं था। इन्होंने आपको एमएलसी का टिकट दिया, 2016 में इन्होंने एमएलसी का टिकट दिया, तो आपने उनको धोखा दे दिया। मेरे जो अंदर टीस थी, मैंने उनको कहा एक बार तुमने मुझे नकारा था, मैं आपको नकारता हूँ, मैं आपकी पार्टी का देता हूँ, हमारा हिसाब किताब बराबर। और हम मतलब जैसे को तैसा जवाब दिया। हाँ, हम अखिलेश यादव जी से प्रभावित थे, मुझे उनकी नीतियां अच्छी लगती, समाजवादी से प्रभावित था, मैं उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया जाए। बिल्कुल। अब हम एक अपराध, जनपद नहीं पूरे प्रदेश की बात करूं अगर मैं, तो बीते 3 महीनों में घटनाएं कई सारी हुई। कलमकार, चौथा स्तंभ, मीडिया कर्मियों, जिस तरह से योगी सरकार में अपराध हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, योगी सरकार राग अलाप रही है, पत्रकार की सुरक्षा करो, पत्रकार को सम्मान करो, पुलिस पे भी करे, उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक पत्रकार पर इस तरह से अपराध करने वालों पे कोई मजबूती से कार्रवाई नहीं की। अगर वो शिकायत उसने करी कि हम मेरे ये सब घटना है, समस्या है मुझे इस व्यक्ति से, तो पुलिस ने लापरवाही बरती। तो योगी की जो ठोक दो वाली पुलिस है, आखिर ये लापरवाही क्यों बरत रही है? और पत्रकारों पर इस घटनाएं जब हो रही हैं, और उधर डिप्टी सीएम साहब उनका जब पत्रकार पूछते हैं इस बात में लेकर, तो बोलते हैं कि पत्रकारिता छोड़ के नेतागिरी करो। तो क्या वाकई में पत्रकारिता छोड़ना पड़ेगा? पत्रकार नेतागिरी है, पत्रकार करें तो नेता कहाँ जाएंगे? नहीं, ये दुर्भाग्य है कि देखिए जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उस दिन एक पत्रकार को इस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया, और वैसे भी उनसे उम्मीद वही की जा सकती है क्योंकि वो खुद ही गुंडे वाली हैं, उन पे सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य पे, तो वो लोग इस तरह की हरकत करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो रही मीडिया स्तंभकारों की, जो पत्रकार हैं बंधु हैं, जो उन पे कई सारी घटनाएं हो गई, चाहे गाजियाबाद वाली जोशी जी वाली हो, चाहे उन्नाव के हिमांशु शुभम त्रिपाठी वाली हो, तो ऐसी, और अभी देखिए हाल में बलिया में रतन सिंह को मार दिया। तो अरे अनेकों घटनाएं ऐसी हैं। सरकार ने सौतेला व्यवहार किया पत्रकारों साथ में। शुभम मणि के कांड में कोई सहायता राशि नहीं, गाजियाबाद विक्रम जोशी में कोई सहायता राशि नहीं। जब बलिया कांड होता है तो जो काफी सरकार फजित होने लगती है, क्योंकि ये घटनाएं लगातार 3 महीने में कंटिन्यू हुई है, तो सरकार ने कुछ सहायता राशि दी। आज शुभम मणि जो शुक्लागंज के पत्रकार है, उनकी पत्नी राशि, जिसकी फरवरी में शादी हुई, जिसने सपना भी देखा था हमारे अपनी जिंदगी का खुशहाल जीवन जिएंगे, कि वो वहाँ पे 4 महीने में विधवा हो जाती है। क्या उसके लिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? उसे हत्या की जाए उसकी। बिल्कुल, जो देखिए मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ है और ये इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। हमारी सरकारों में पत्रकारों को एक बहुत उनका दबदबा और इज्जत मिलती थी। आज भी पत्रकार जब बात करते कहते जो अखिलेश सरकार में हम लोगों को इज्जत और रुतबा मिलता था वो कहीं नहीं है, उल्टा दबाया जा रहा है। तो ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, सरकार को पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 1-1 करोड़ रुपए मतलब को मुआवजा राशि दी जाए, घर दिया जाए, नौकरी दी जाए। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो भी घटनाएं हुई हैं, पूर्व में हुई हैं, अभी रतन सिंह वाली हुई है, उन्नाव वाली हुई है, गाजियाबाद की है, इन सबको कम से कम 1 करोड़ रुपए देकर और मुआवजा राशि देकर, घर देकर और एक उचित व्यवस्था, परिवार को सुरक्षा व्यवस्था देकर और एक नौकरी दी जाए, ताकि वो अपना घर का बच्चों का मनोबल गिरे ना, जिससे गिर रहा है। बिल्कुल ना गिरे, उनको बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, अगर आपने चौथे स्तंभ को ही मिटाना सोच लिया तो उनका मनोबल गिर जाएगा। करेक्ट। अगर उनका मनोबल गिरा दिया तो फिर आप अकेले करिए राज, आप हिटलरशाही चलाइए। आप हिटलरशाही चला ही रहे हैं। 3 मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री जी हैं। तो कहा जा रहा है कि योगी मुख्यमंत्री के आगे सामने उनके जो डिप्टी सीएम उनकी चल नहीं रही, इसलिए झल्लाए हुए मुख्यमंत्री ने बोल दिया जाकर के अपना नेतागिरी करने लगी, पत्रकार बोल दिया। यूं किया? बिल्कुल, क्योंकि आपने याद होगा कि केशव प्रसाद मौर्य के पास सीएम का बोर्ड लग चुका था, तो ऐसा जो मीडिया के बंधु लोग दिखा रहे थे, उसके बाद उनको वो हटाना पड़ा, बाद में कुर्सी तक नहीं मिली और स्टूल में बैठाया गया उनको जगह। देखते तो वो झल्लाहट है उनकी, ये झल्लाहट है उनकी जो दिख रही है। बट देखिए, सीएम तो सीएम ही है, आपको नहीं बनना तो नहीं बनाया ना। आप समाज के लिए कर क्या रहे हैं? आप मौर्य समाज से आते हैं और अभी प्रतापगढ़ साइड में कितने मौर्य और समाज के और निषाद समाज के लोग मारे गए हैं। क्या किया आपने? आप घर में बैठ के राजनीति करते हैं तो ऐसे ही करेंगे। आप बैठ के आप खाली नेम प्लेट ले लीजिए और चलाइए ऐसे ही, और आप दूसरों पे झल्लाहट निकालते रहिए।
अब हम दूसरे मुद्दे पर आना चाहेंगे नेताजी कि अब हम जानना चाहते हैं छत्री संगठन में जब आपको जहाँ पर पद दिया गया प्रदेश उपाध्यक्ष, इससे पहले भी कई पद आपके पास रहे, करप्शन विभाग के भी रहे हैं, अन्य चीजें भी रही हैं, तो जो छत्री का ये संगठन है, इसका एक कार्य है, एक इनका अपना एक स्लोगन होता है, इनका अपने एक गाइडलाइंस होती है कि क्षेत्र के या प्रदेश के देश के क्षत्रियों को, ठाकुर समुदाय के लोगों को एकजुट करना, उनकी समस्याओं को समझना, गरीब व्यक्ति कोई कमजोर उसको उठाना, उसकी मदद करना आर्थिक रूप से, अगर कोई बड़ी घटनाएं होती हैं तो उसके लिए अपनी आवाज को उठाया जाए। तो क्या अब आने वाले समय में आप आवाज को उठाएंगे इस तरह से? बिल्कुल, अगर मुझे जिम्मेवारी इस संस्था ने दी है और मैं चाहता हूं कि मैं पूरी तरीके से अपनी तत्परता से पूरे प्रदेश में, जिले में ही नहीं, मैं पूरे प्रदेश में दौड़ा करूंगा। जो समाज के लोग हैं उनको जोड़ूंगा और जो अन्य समाजों के लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ छत्तीस समाज की बात कर रहा हूं। हमारा समाज, आप इतिहास उठाकर देखिए, छत्तीस समाज ने हमेशा दूसरों को पाला है। वो किसी भी समाज से आते हो, अगर कोई जरूरत पड़ती है तो आज भी आगे रहते हैं कि चाहे जिस तरह की मदद हो करते हैं हम लोग। तो आप पार्टियां कितना भी लड़ा लें एक दूसरी जातियों में, मगर आज भी हम लोग गांव में रहते हैं तो सभी समाज के लोग हमारे पास आते हैं, सभी समाज के लोग हमारे बैठते हैं, सभी लोग खाते हैं, सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। वो देश भावना से ना हम लोग उसमें मदद करेंगे, पूरे प्रदेश में जाएंगे, संगठनों को मजबूत करेंगे और जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उस पर आगे आके हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल। कहा यह भी जा रहा है कि आपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो पद लिया है उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय संगठन में, तो क्षत्रियों को जोड़ना, उसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आप अखिलेश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं, तो कहीं ना कहीं जोड़ा जाए कि क्षत्रियों को एकजुट करना, एक चेहरा दिखाना कि अनुसूचित चंदेल हैं जो उनकी बात को रखते हैं, उठाते हैं, समझते हैं। तो इस चीज को राजनीति से जोड़ा कि आने वाले समय में वोट बैंक के लिए सब ये ग्राफ बनाया जा रहा है, क्योंकि क्षत्रियों के लिए तो वोट सबने ले लिया, कोई सरकारें रही हो, लेकिन उनके लिए कोई विशेष योजना का लाभ नहीं दिया गया, ना कोई विशेष गाइडलाइंस लाया कि ना ही कानून स्पर्धों को किया गया। तो क्या वो ये राजनीतिक चुनाव चलते आपने इस पद को कर लिया है? नहीं, कोई राजनीतिक, ये मेरी इच्छा थी कि मैं हमेशा समाज से जुड़ा रहा हूं। मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में के साथ साथ सामाजिक काम भी करते रहने चाहिए। तो मैंने उसको नजर में ध्यान में रखते हुए कि समाज के लिए जब कोई काम करेगा तो वो स्वाभाविक है। जब मैं राजनीति में आया था उससे पहले सामाजिक कार्य करता था और अभी भी सामाजिक कार्य करता हूं। तो ये एक संस्था है, उसके तहत, उसके बैनर तले जुड़ के हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए कि हम लोग वोटों की राजनीति करेंगे या वोट जोड़ेंगे। हाँ, ये स्वाभाविक है, अगर हमारे समाज का लगेगा समाज को कि भाई ये हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है वो वोट में भी परिवर्तित होंगे, तो उसमें कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए किसी को। और जाति राजनीति है वो पूरी तरह हावी है, वो जाति राजनीति कभी खत्म नहीं होगी, उससे नकारा नहीं जा सकता कि हम लोग कोई जाति राजनीति खत्म हो जाएगी और ये बंद हो जाएगा। तो सारी पार्टियां जाति राजनीति कर रही हैं और उसमें आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बैठे मानते हैं कि अब जातिवाद के नाम पर वोट लिए जाते हैं, सरकारी उसी बंद। बिल्कुल, वोट तो ले लेते हैं मगर जातियों के लिए करते कुछ नहीं। आज ठाकुर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाकुर बहुत ये हो रहा है कि भाई ठाकुर सरकार चल रही है, मगर मैं नहीं मानता। सुनी नहीं जा रही। किसको मिला? आपको कुछ मिला? मुझे कुछ मिला? ऐसे हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे ठाकुर हैं जो गरीब हैं, घर नहीं है, क्या मिला उनको? तो आवास नहीं है, नहीं है। हम लोगों ने ऐसे कई जगह से आते हैं, मेरे पास आवास नहीं है, गरीब है, खाने को नहीं है, हम लोग मदद करते हैं उनकी। उन पर लोगो लगाए ठाकुर, मगर वो है बताएंगे जहाँ सिंह लिखा है, ठाकुर लिखा है, तो ऐसा कहीं नहीं है। ठाकुर बनना सब चाहते हैं लोग ठाकुर लिखने भी लगे, यादव हैं, अन्य लोग ठाकुर लिखने लगे हैं। अब लोग लिखते हैं, लोगों का उनको लगता है कि देखिए एक कोई इससे गुरेज नहीं है मैं कहने में कि जब आप सिंह लिखते हैं तो आपका रुतबा बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। तो समझे, तो आप अगर सिंह लिखते हैं तो रुतबा बढ़ता है, तो आपने लिखते हैं तो अच्छी बात है, बनिए। और बहुत सारी सब, मैं तो जानता हूँ सब लोग इंसान हैं और आपस में सब मिल बैठ कर से बनने से बदलने से कुछ नहीं होता, तुम्हें कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल, जो आदमी के अंदर जो ब्लड होता है वो जन्म से होता है, उसके परिवार से मिलता है, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको जात कोई भी बना दी जाए। बिल्कुल ठीक बात है। आपको कार्य क्या करना है, आपका नेचर कैसा है, आप लोगों के संग बर्ताव कैसा कर रहे हैं, आप लोग कितना आपको चाहते हैं, लोग कितना आपको पसंद करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और यही मैं चाहता हूं कि कम से कम ये मेरा सौभाग्य है कि उन्नाव जनपद क्या पूरे प्रदेश में लोग अगर मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो बहुत सारी अन्य जातियों के लोग हैं। मुझे लगता है ठाकुरों में मेरी घुसपैठ कम है, मुझे अन्य जातियों से लोग मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, तो मैं उनको छोड़ फिर दूंगा। मेरे वो लोग हैं, मैं उनको पसंद करता हूँ। पुरानी कहावत जी है कि अमीर से हर गरीब नफरत करता है, लेकिन गरीब अमीर बनना भी चाहता है। ठाकुर से लगभग हर समुदाय के लोग दोस्ताना रखते हैं और ठाकुर बनना भी चाहते हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्या है ठाकुर में? देखिए, ये थोड़ा टिपिकल सवाल है कि अब इस पे बहुत तीखा सवाल हो जाएगा कि अगर जवाब दूंगा मैं बनना चाहते हैं तो ये कुछ चीजें होती हैं कि हम लोग जिस घर में जन्म लिया है तो मुझे लगता है कि ये सौभाग्य हम लोगों का है
और यहाँ पर कुछ अच्छे कर्म करते हैं, तो सबकी इच्छा है कि वो भी करें, और हम तो चाहते हैं कि वो लोग आए और जुड़ के हमारे जैसे सब लोग काम करें। हम जाति कुछ नहीं है, ऐसे जब कार्य करेंगे तो अपने कर्मों से आप इससे ऊंचे हो जाएंगे। तो जाति तो अपनी धरी रह जाएंगी। जाति क्या है? इंसान की पहचान से कर्मों से होती है, नाम से नहीं होती। काम अच्छा करेंगे, पहचान आपकी अपने आप हो जाएगी। जब आप काम अच्छा करेंगे तभी आपकी पहचान होगी। तो आज देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी काम अच्छे करके गए, तो आज उनकी पहचान हो रही है। फिर भी इतना कुछ किया, फिर भी 19 के चुनाव में देखो नहीं उनको सफलता मिल पाई, सीटें बचाना मुश्किल पड़ गया। 22 में देखो क्या होता है, तब भी समस्या सामने का, अगर कार्य अच्छे हुए होते लेकिन जनता ने उनको क्यों नकार दिया? देखिए, हम लोग हमारी कमजोरी ये रही कि हम लोग सच को सच नहीं बेच पाए, सच को सच बता नहीं पाए जनता तक, झूठ को सच दिखाया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने झूठ को सच बनाकर बेच डाला, वो इसमें बहुत माहिर है। आगे समाजवादी पार्टी भी ऐसा करेगी? नहीं, हम लोग सच को सच बताएंगे। अब भी लोग मानते नहीं, जनता को पता एहसास हो रहा है। आज देखिए, प्रदेश ने एक सोच बनवाया, का नाम दिया, बीजेपी ने अपना नाम उसको लगा दिया, वो तो नाम बदलने का काम कर रहे हैं। वो तो भाई, आप 3 साल हो गए योगी आदित्यनाथ जी को सरकार बनाए हुए, आप एक चीज ऐसी बता दीजिए कि बीजेपी ने क्या किया है। बीजेपी ने क्या किया? जहां पे अखिलेश यादव जी ने जो कार्य किए थे उसी पे आप अपना नाम प्लेट उसको तोड़ के उसको लगा रहे हो। तो आप नाम बदलने वाली सरकार है, वो काम कुछ कर रहा है कि भगवा देश सरकार आ गई तो राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया, 5 साल से पेंडिंग पड़ा था, तो इसका तो पूरा श्रेय बीजेपी ले रही है। वो लेते रहे भाई। देखिए, भगवान राम का मंदिर बनना है, सबके भगवान है वो, तो कोई अकेले वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। निर्णय ने और जनता के लोगों ने साबित कर दिया, हमारे देश की जो एक कहावत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, अखंडता में ही हमारी ताकत है, उस चीज को यहाँ के लोगों ने, जनता ने, हर समुदाय के लोगों ने स्वीकार किया। हिंदू मुस्लिम कोई भी स्वीकार किया नए फैसले को, और मंदिर का निर्माण वहाँ बहुत ही भव्य हो रहा है। इसको आप मानते हैं कि बीजेपी का ये एक बड़ा ग्राफ है या उसकी बड़ी कार्यशैली है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए, और सबसे ज्यादा धन्यवाद दें जनता को, कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों जो इसकी खाई बांट दी थी, उन्होंने भी एक मान लिया कि ठीक है, आप जाओ बना लो, आपको हमें लड़ना नहीं है, हमें इस पे राजनीति मत करो, आपको मंदिर बनाना है, आप मंदिर तो अखिलेश यादव जी ने बनाए, हमने तो नहीं दिखाया। हमने मथुरा को बनाया, हमने बनारस बनाया, हमने बहुत सारे ऐसे मंदिर बनाए जो मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। इटावा में कृष्ण जी की मंदिर बनना, इतना बड़ा मूर्ति बना रहे हैं। अभी परशुराम को लेकर के बड़ा मामला सुर्खियों में आया हुआ है, ये क्यों भाई? ब्राह्मण को लेकर के देखिए, परशुराम जी की एक ब्राह्मण, जैसे हम लोग में क्षत्रिय हो तो ब्राह्मण चाहते हैं कि मैं अपने भगवान की उनकी मूर्ति लगाना चाहते हैं, तो वो लोग लगा रहे हैं। हमारी पार्टी राजनीति होने लगी, बीजेपी राजनीति करेगी, वो तो हम कुछ भी अच्छा करेंगे तो उनको हमेशा राजनीति करनी है उस पर। तो जब भी हम आगे कदम बढ़ाते हैं, हमारी पार्टी आगे के लोग आगे कदम बढ़ाते हैं, तो बीजेपी राजनीति करने लगती है। मिला के सच कोई देखना नहीं चाहता, जहां झूठ चल रहा है उसको लेकर चल देते हैं कि हमको यही चाहिए। बिल्कुल, सच कोई देखना नहीं चाहता, सच को दिखाना भी नहीं चाहते, सच देखना भी नहीं चाहता। मीडिया वाले दिखाते भी हैं तो लोग देखना पसंद नहीं करते। वो उसकी मीडिया की आवाज दबा दी जाएगी, जो मीडिया बंधु उसको दिखाना चाहता है उसकी आवाज दबा दी जाएगी। आपकी टीआरपी कम कर देंगे, आप क्या रीच कम कर देंगे, आपको आवाज पहुंचने नहीं देंगे, और जब नहीं मानेंगे तो आप पे दबाव पड़ेगा, आप पे एफआईआर करा देंगे, आपको बंद करा देंगे। ऐसा करेंगे तो कर रहे हैं, बहुत सैकड़ों लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये बीजेपी का चलन और चरित्र चेहरा उनका ऐसा ही है, इससे बच नहीं रहे, मगर इनका परिणाम 2022 में आने वाले उनको भोगना पड़ेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आने वाला समय तय करेगा वाकई में उत्तर प्रदेश की कुर्सी किसको मिलती है, अखिलेश यादव को मिलती है कि मायावती को मिलती है, या पुनः योगी आदित्यनाथ को मिलती है, तो समय तय करेगा। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल, संगठन छत्तीस संगठन लेकर मेरा सवाल आपसे, छत्तीस संगठन लेकर के आपने ये वादा किया अपने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे किया, संगठन जो आपके संगठन के अन्य पदाधिकारी हैं, कि मैं इस समुदाय के लोगों की समस्याओं को उठाऊंगा, न्याय दिलाऊंगा और कोशिश करूंगा उनका हर तरह से मदद करूं। तो क्या मैं मान सकता हूं या सुन सकता हूं या जान सकता हूं कि आने वाले समय में उन्नाव जनपद के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि आज दुष्कर्म और हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में सजा भुगत रहे हैं, लोग नेता भी लोग कहते हैं कि अगर दिल की बात उनसे पूछो तो कहते हैं मैं दिल से कहता हूं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो फिर तुमने जाकर के राजनीति क्यों करी? क्योंकि टीआरपी के लिए कुर्सी को मुद्दा चाहिए था कि किसी को टारगेट कुलदीप सेंगर तो नहीं थे, कुलदीप सेंगर का कंधा था, निशाना टारगेट बीजेपी थी, क्योंकि बेटियां उनके जैसे घटनाक्रम हुआ। लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं, तो क्या मैं मानूं इस चीज को कि आने वाले समय में आप कुलदीप सिंह सेंगर के इस घटनाक्रम को लेकर के न्याय दिलाने के लिए छत्तीस संगठन आपका आगे आएगा, खड़ा होगा? देखिए, इस पे क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इस पे कोई भी संगठन कोई भी करता है, कोर्ट से भी निर्णय गलत आ जाए, अभी भी लोग मानते हैं कि सेंगर ने ऐसा नहीं किया। नहीं, तो उस पे कोर्ट पे उंगली कोई उठा नहीं सकता है, और जब कोर्ट में चल रहा है तो जो सच का सच, झूठ का झूठ, और जो फैसला है वो कोर्ट करेगा। तो उसमें अभी कोई संगठन ऐसा
मुझे नहीं लगता है कोई संगठन इस पे करना चाहिए, और किसी पे कोर्ट पे किसी की टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही सबके लिए फायदेमंद है। ये नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति को इतने घृणित आरोप लगे हैं, फिलहाल तो मान लीजिए न्यायालय मामला चल रहा है, उसकी भी 2 बेटियां हैं, परिवार फैमिली है, तो क्या उनका जीना मुश्किल नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल होता है। ये तो बच्चियों पे पता होगा, उन जो उनके घर में लोग हैं उन पे गुजरती होगी कि वो हमें पता होगा कि अगर मैं निर्दोष हूँ और मैंने कोई काम नहीं किया है। चोट लगती दर्द का उसी को होता, सामने डॉक्टर को नहीं लगता, उसको तो बस इलाज करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उन पे कैसे गुजर रहा होगा, ये उन बच्चों से पूछा जाएगा तो क्या उसकी हालत रास्ता बयां कर सकते हैं। तो ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिन पे कोई मतलब समझ नहीं आता है कि इस पे रिएक्शन क्या दिया जाए। मैंने कहा ना कि मेरी पर्सनल राय दी थी कि मैं जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार कह सकते हैं, मेरे नजदीकी कह सकते हैं, मेरे ठाकुर समाज से हैं, तो मेरे गांव के पड़ोस में है। अब आप जो अगर बाहर से लोग देखते हैं, जो टीवी दिखाता है, तो वो टीवी पे पता नहीं क्या दिखता है और वही लोग सच मानते हैं। मगर जो हम लोग तो आप जानते ना मेरे बारे में कि मैं कैसा हूँ, आप मुझे बचपन से जानते हैं, तो आपको पता होगा अनिल चंदेल क्या कर सकते हैं। मैं किसी का मर्डर कर सकता हूँ, मैं किसी गोली मार सकता हूँ। हाँ, तो ये आप अच्छी तरह जान सकते हैं। तो ये लोग जो जानते हैं वहां के लोगों का है, बाकी तो क्या है, पब्लिक है और टीवी जो दिखा रहा है और बीजेपी के जो बुला रहे हैं वही बुन रहे हैं, उसमें चल रहा है, वही चल रहा है। चलिए, आपने इतना हमें समय दिया, हमारे खास कार्यक्रम बातचीत में अपने आपने कई मुद्दे रखे, काफी अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भानु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमारा साक्षात्कार लिया, आपने हमको समय दिया, आपने चैनल पे जगह दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।